आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स के आपको जो तैयारी करवाई जा रही है सिंगेज बुक के थ्रू, इसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर हाइपरबोला डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने सर्कल, पैराबोला और एलिप्स में बात की है, कि अगर हाइपरबोला की इक्वेशन को पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करते हैं, तो उसी का डिस्कशन आज हम करेंगे। आई होप आप जानते हैं ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए करवा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। टेक्निकली अगर आप देखें तो सिंगेज जो बुक है ये 5 किताबों में डिवाइडेड है। मतलब सिंगेज का जो मैथमेटिक्स का पैकेज है ये 5 किताब में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इन 5 किताबों का कलेक्शन है जिन्होंने ओवरऑल आपके पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड किया है। हम हाइपरबोला की बात करें और उसमें अगर मैं बात करूं सीधा डिस्कशन की किस तरीके से वो पैरामेट्रिकली चीज़ों को क्रिएट करते हैं, तो एक बार चीज़ें समझिएगा ध्यान से। अगर मुझे हाइपरबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म चाहिए तो हम पहले ना इसके ऑक्सिलरी सर्कल की हेल्प लेंगे। अब ऑक्सिलरी सर्कल कैसे आया सर? याद करिए, एलिप्स में हमने ऑक्सिलरी सर्कल बनाया था, आपको याद आ रहा है? हमने एलिप्स के मेजर एक्सेस को डायमीटर ट्रीट करते हुए ऑक्सिलरी सर्कल बनाया था। क्या वही बात यहां पे दोहराई जाए? यानी सर किसी हाइपरबोला के, अगर हाइपरबोला पर मुझे उसके जो ट्रांसवर्स एक्सेस है, जो उसका ट्रांसवर्स एक्सेस है, उसे आप मेजर एक्सेस कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, या उसका फोकल एक्सेस, जो भी आप कहना चाहें, अगर उस पर मैं उसे डायमीटर की तरह ट्रीट करके एक सर्कल बना लूं, तो क्या उस सर्कल में भी मुझे वही ऑक्सिलरी सर्कल वाली बात दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। तो वही बात वापस फिर से गौर से सुनिएगा। याद है आप सभी को सारी बातें कि सर याद करो, अगर आपके पास एक बेसिकली मोटा मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूं कि सर ये रहा आपका वाई एक्सिस, जिसे आप कॉन्जुगेट एक्सिस भी कह सकते हो। मैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की ही बातें कर रहा हूं आपसे, कहीं और चीज़ें लेकर जा भी नहीं रहा। और ये ले लीजिए आपका क्या रहा भाई, ये आपका मान लेते हैं आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। अब सर इसमें एक सर्कल है, बिल्कुल है, ये एक सर्कल है ना, मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है सर, आप सर्कल बना लीजिए। अब इस सर्कल की खास बात क्या है उस बारे में बात करेंगे। इस सर्कल की बहुत खास और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सर्कल के मद्देनजर रखते हुए आपने यहाँ पर एक इस एक्सट्रीम पर एक हाइपरबोला प्लॉट होते हुए देखा है कुछ इस तरीके से, गौर से सुनिएगा। और उसी तरीके से इस एक्सट्रीम से भी एक हाइपरबोला प्लॉट होते हुए देखा है। मोटा डिस्कशन जो मैं आपसे करने वाला हूं वो ये कि अगर मैं इस हाइपरबोला का मेजर एक्सिस देखूं तो सर ये पॉइंट था -a,0 और ये पॉइंट था आपका a,0। तो -a,0 और a,0 के बीच में जो जोन है, जो लाइन है, इसे अगर आप किसकी तरह ट्रीट करें, इसे अगर आप ट्रीट करें मेजर एक्सिस की तरह, इसे आप ट्रीट करें डायमीटर की तरह, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है अगर मैं इसे डायमीटर की तरह ट्रीट करूं, तो आई होप आप देख पा रहे हो एक सर्कल बन रहा है, जो सर्कल हमने क्रिएट किया है। इस सर्कल की खास बात, सर अगर ये डायमीटर है तो क्लियर सी बात है इसका मिड पॉइंट यानी ओरिजिन आपका सेंटर है। तो इस सर्कल का सेंटर है 0,0 और इस सर्कल की रेडियस है a। और अगर ऐसा कुछ है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस सर्कल की इक्वेशन होगी x² + y² = a²। ये आपके सर्कल की इक्वेशन बनके निकल के आती है। बड़ी सॉर्टेड, सुलझी हुई, डायरेक्ट सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है जो आपको नहीं पता है। पर सर इसे ऑक्सिलरी सर्कल क्यों कहा और इससे क्या फायदा होगा, और हम पैरामेट्रिकली हाइपरबोला पर प्लेस्ड पॉइंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? याद करिए एक ऐसा ही डिस्कशन जब हमने एलिप्स में किया था, तब भी हमने कई सारी चीजें सीखी थी। उसी बात को अब हम हाइपरबोला के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे और उसी ऑक्सिलरी सर्कल की हेल्प लेकर हम हाइपरबोला पर लाई करने वाले उन पॉइंट्स को पैरामेट्रिकली डिफाइन करेंगे। क्या आप ये आइडिया समझ पा रहे हो? आई होप आपको क्लियर है। मैं बस पहले तो आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, कोई नई खास विशेष अलग बात नहीं, वही x² / a² - y² / b² = 1, तो इस हाइपरबोला का जो आपका ऑक्सिलरी सर्कल होगा वो ये होगा। कोई नई, कोई मुश्किल, कोई टफ बात तो नहीं है। अगर ये नहीं है तो सुनिएगा ध्यान से, काम की बात पर आते हैं। यही वो कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपके स्टैंडर्ड हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल ये होता है। अब इससे क्या, गौर से सुनना, मैं एक काम करता हूं, मैं काम ये करता हूं कि मैं अपने हाइपरबोला पर एक रैंडम पॉइंट लेता हूं, लेट्स कॉल इट p, है ना। तो हाइपरबोला पर हमने एक रैंडम पॉइंट लिया p, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। उस पॉइंट से एक छोटा सा काम किया, उस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस पॉइंट से मैंने इसके ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और उस परपेंडिकुलर के जो फीट हैं, उस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो है q। आई रिपीट माई स्टेटमेंट,
इस हाइपरबोला पर एग्जिस्ट करने वाले किसी पॉइंट P से मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस पर एक क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, उसका जो फूट है Q, उससे मैंने इसके ऑक्सिलरी सर्कल पर, वो जो Q है उससे मैंने इसके ऑक्सिलरी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो Q से हमने इसके ऑक्सिलरी सर्कल पर क्या ड्रॉ की है? एक टेंजेंट। जब आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो इस दौरान आपने ये पाया कि इस टेंजेंट ने इस ऑक्सिलरी सर्कल को P डैश पर टच किया। आई होप कंफ्यूजन नहीं है अभी कोई। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस P डैश को अगर मैं सेंटर से कनेक्ट करूं तो क्या ये OP डैश इस ट्रांसवर्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है? हाँ सर, पता तो है, थीटा। अब अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कि आप P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बताएंगे? सर आसान सी बात है, मुझसे अगर आप P डैश के कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे तो सर्कल के पैरामीट्रिक वर्जन याद है ना? एक सर्कल विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन हैविंग रेडियस a, पैरामीट्रिकली अगर उसको किसी पॉइंट पर ज्वाइन करने वाली सेंटर से लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में थीटा डिग्री एंगल बनाती है, तो उस पॉइंट के, मतलब अगर मैं आपसे P डैश के कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कहते हैं r cos थीटा, r sin थीटा। भूले तो नहीं हो भाई? तो P डैश टेक्निकली आपका हो जाएगा a cos थीटा, a sin थीटा। पर इस P डैश का इस P से क्या वास्ता? इस P डैश ने इस P की आपकी क्या हेल्प की निकालने में? मेरा यकीन करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम P डैश से P तक भी पहुंचेंगे और फिर वही ये बात कहेंगे कि P डैश और P आपके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है, लेकिन कैसे, इस बारे में बात करते हैं। गौर से सुनिएगा। अब बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ये पॉइंट तो फिक्स है सर, वही आपके सर्कल की रेडियस, और जो कि आपकी अभी फिलहाल क्या है, वर्टेक्स इस हाइपरबोला की। गौर से सुनना, सिंपल सी बात है। आप इस ट्रायंगल OP डैश Q में, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस ट्रायंगल OP डैश Q में कई सारी बातें जानते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं OP डैश Q में क्या आप मुझे Q का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? मतलब P डैश Q अगर नहीं भी पता है तो OP डैश पता होने से क्या आप OQ तक आ सकते हो? गौर से सुनना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, बिल्कुल है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये थीटा के नीचे आने बेस है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे ये निकालने में कि cos थीटा क्या होगा? सर cos थीटा होगा बेस OP डैश, cos थीटा होगा बेस OP डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज OQ। ठीक है सर, अच्छी बात है। मैं OQ को इधर लाता हूं तो OQ क्या हो जाएगा? OP डैश अपॉन cos थीटा। अच्छा, OP डैश कितना है सर? OP डैश है आपका A, और जो अपॉन में cos थीटा अगर उसे न्यूमरेटर में लाए तो शैलाई से वो हो जाता है A डॉट सेक थीटा। आपको कुछ बातें समझ आ रही हैं कि मैंने Q की इस OQ की लेंथ निकाली और शैलाई से जो आपने OQ की लेंथ निकाली है, टेक्निकली वो जो लेंथ है वही आपको Q का x कोऑर्डिनेट बता देगा, जो कि कितना होगा? A सेक थीटा। और क्लियर सी बात है, चूंकि आपका Q एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना तय है। बहुत खुशी की बात है, यहां तक आपको बातें पता चली। अभी क्या, अब मैं आपसे अगर पूछूं तो Q और P, आप देखो ना, जैसा OQ है वैसा ही P का, जो P का आपका y एक्सिस से डिस्टेंस है वही Q का O से, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस है। मतलब शैलाई से चूंकि P से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर का फूट था Q एक्स एक्सिस पर, तो जो Q का x कोऑर्डिनेट होगा वही आपके P का भी x कोऑर्डिनेट होगा, यानी P का x कोऑर्डिनेट शैलाई राइट A सेक थीटा। इफ यू ऑल एग्री विद दैट। मेरा महज इतना सा आपसे अब कहना है, जब इतनी सारी बातें हमने पता की इस दौरान, कि आपको अगर P का x कोऑर्डिनेट पता चला A सेक थीटा, अगर P का आपको x कोऑर्डिनेट पता चला क्या भाई? A सेक थीटा, तो अगर मैं इस A सेक थीटा x कोऑर्डिनेट को आपके हाइपरबोला की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में रख दूं, अगर मैं A सेक थीटा यहाँ रख दूं तो गौर से देखिए भाई, जैसे ही A सेक थीटा यहाँ रखा तो ये हो जाता है A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गौर से सुनिएगा सर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा वहाँ गया तो हो जाता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आप गौर से सुन रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने वो आइडेंटिटी पढ़ी है? सर सिंपल सी बात है, क्या आप इसे ऐसे देखते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये बात याद है? आई होप ये बड़ी स्टैंडर्ड सी आइडेंटिटी आप सभी ने पढ़ी है, दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है वो सुनना सर, यहाँ ये हो रहा है कि आपका सेक स्क्वायर थीटा इधर है और टेन स्क्वायर थीटा उधर है। मतलब आप देखो ना, हमने क्या किया, गौर से सुनना, हमने बड़ी सिंपल सी बात की, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और सेक स्क्वायर थीटा उधर गया, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो उसे मैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? तो टेक्निकली आपको मिलता है माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी वाई की जो वैल्यू आपको मिलेगी मोटी मोटी अगर मैं बात करूं तो वो मिलती है बी टेन थीटा, प्लस माइनस मिलती है, पर अभी फिलहाल तो मैं बात करता हूं इस वाले पॉइंट के लिए। तो वो क्या होगी सर, वो होगी आपकी बी टेन थीटा। सर माइनस बी टेन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो आपका माइनस बी टेन थीटा रहा होगा ना वो आपका यहाँ वाला पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ भी एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए सेक थीटा, तो उसके लिए जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस बी टेन थीटा। मेरा बस महज आपसे इतना सा कहना है कि अगर मैं एक छोटी सी सिंपल सी बात आपको समझाना चाहूँ कि सर आपके पास अगर एक हाइपरबोला है, क्या एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आप निश्चिंत होकर लिखिए, बड़े आराम से लिखिए कि आपके इस हाइपरबोला का पैरामेट्रिक वर्जन जो होगा वो होगा ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। आप इस हाइपरबोला पर ये पॉइंट्स ले सकते हैं, आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। पर मैं फिर से वही आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, इस थीटा का रेलेवेंस समझेगा, इस थीटा का सिग्निफिकेंस समझेगा। जैसा एलिप्स में था वैसा ही यहाँ भी है। थीटा कोई ऐसा वैसा ऑर्डिनरी एंगल नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि इस ओरिजिन को पी से ज्वाइन करिए तो जो एंगल वो एक पॉजिटिव एक्सिस से बनाता होगा वो थीटा है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, ये गलत है। सही क्या है कि सर थीटा तो कुछ और है, पर हाँ पी और पी डैश करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, मतलब इस हाइपरबोला पर लाई करने वाला पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करता है वो पॉइंट है पी डैश। और P से P डैश तक कैसे पहुंचे सर, इस P से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बहुत अच्छी बात है। उस परपेंडिकुलर का जो फूट आया उससे आपने टेंजेंट बनाई, बिल्कुल अच्छी बात है। उस टेंजेंट ने आपके इस सर्कल को, ऑक्सिलरी सर्कल को जहां टच किया उस पॉइंट से आपने ओरिजिन को मिलाया, और उसने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है उस एंगल को आपने कहा है थीटा। बात समझ आ रही है? तो इस P डैश में जो हम A sec थीटा कॉमा B tan थीटा जो थीटा ले रहे हैं उस थीटा का वजूद यहां से निकल कर आता है। सो टेक्निकली थीटा इज अगेन गोइंग टू बी कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल। थीटा को हम अभी भी क्या कहेंगे, थीटा को हम अभी भी इसेंट्रिक एंगल ही कहेंगे, जैसा हम कहते करते सुनते आए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये थीटा, तो ये महज कोई एक ऐसा एंगल नहीं है जो इस पर किसी लाई करने वाले पॉइंट ने ओरिजिन से बनाया हो। इस मुगालते को, इस गलत फहमी को, इस एजम्पशन को आप दूर करके रखिएगा। इस थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये थीटा कौन सा पॉइंट है भाई, ये थीटा है उस हाइपरबोला के पॉइंट पर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस पर, जिसका फूट से आपने आपके ऑक्सिलरी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की है। उस टेंजेंट ने ऑक्सिलरी सर्कल को जहां टच किया है उस पॉइंट को आपने ओरिजिन से मिलाया है। इस लाइन ने पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है ये वो थीटा है। इसेंट्रिक एंगल की डेफिनेशन समझ आ रही है? बहुत अच्छे से समझिएगा, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो थीटा को रैंडमली कुछ भी मान लेते हैं। वो बस कह देते हैं कि सर इसको ओरिजिन से ज्वाइन करो, वो जो एंगल आ रहा है वो थीटा होगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। जैसा एलिप्स में रहता था, जैसा हम एलिप्स में पढ़ते थे कि सर एलिप्स में आपका एसेंट्रिक एंगल कैसे निकल के आता था, वैसी ही कहानी लगभग आपके हाइपरबोला में भी है। पर जैसे भी ये निकल कर आ रहा है इसका एक अच्छा डिस्कशन मैंने यहाँ किया है, और क्यों पैरामेट्रिकली हम उसे ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा कहेंगे ये भी पॉइंट आपको जस्टिफाइड है। यहाँ तक तो कोई परेशानी या आपत्ति नहीं है, यहाँ तक तो कोई डाउट या क्वेरी या कंसर्न नहीं है। यही सारी बातें आपको यहाँ पर लिखकर समझाने की कोशिश की गई हैं। उसने कहा कि आपने एक पॉइंट माना पी एक्स कॉमा वाई हाइपरबोला पर, और वहाँ से आपने पी क्यू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। उस पॉइंट क्यू से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की किस पर, ऑक्सिलरी सर्कल पर, और वो आपके ऑक्सिलरी सर्कल को पी डैश पर टच करती है। अब जो ओरिजिन को पी डैश से करने वाली ज्वाइन करने वाली लाइन है, यानी टेक्निकली रेडियस है, उसका मैंने इंक्लिनेशन ढूंढा, यानी पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल ढूंढा, वो निकल कर आया है थीटा। तो ये जो पी डैश है, हम इसे मैथमेटिकली, हम जो आपका सर्कल पर लाई करने वाला पॉइंट है उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। उस पी डैश से मैंने ओ पी डैश क्यू ट्रायंगल को समझा, और वहां से मैं आया कि सर ओ क्यू निकला ए सेक थीटा, जो कि पॉइंट पी का भी एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा ए सेक थीटा, जिसे अगर मैंने आपके हाइपरबोला की इक्वेशन में पास किया तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट भी क्या मिल गया भाई, बी टेन थीटा। यही सारी बातें अभी हमने की हैं, अगर आपको याद है तो। मोटा मोटा जो दो चीजें आपको याद रखनी है कि ए सेक थीटा और बी टेन थीटा आपके क्या होंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक वर्जन or equation of your hyperbola. And the most important thing, theta is not just an ordinary angle here. Theta is basically has been figured out by following this particular process.
तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड द इसेंट्रिक एंगल। तो किसी भी पॉइंट का कोई अगर कह दे इसेंट्रिक एंगल तो वो महज एक इसेंट्रिक एंगल की परिभाषा इस तरीके से बनती है। ये बात आप याद रखें, याद रखेंगे मेरा यकीन है। चलो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका रहा हाइपरबोला और इसका एसेंट्रिक मतलब एंगल थीटा है। तो इस तरीके से आप पैरामेट्रिकली उसे ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा से डिफाइन करते हो। उसने एक छोटी सी बात आपसे कही है, गौर से सुनना। उसने बोला आपका थीटा सर आप 0 से 2 पाई यानी 360 डिग्री तक रखना। ऑफकोर्स 2 पाई मत लेना क्योंकि 0 ही 2 पाई होगा, घुमा के देखो। π/2 और 3π/2 मत लेना। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप सोच के देखो ना, अगर आपका थीटा π/2 हो, अगर आपका थीटा π/2 हो, मतलब सोच के देखो, अगर थीटा आपका π/2 हो मतलब ये थीटा यहां आ गया, मतलब P' यहां आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस हाइपरबोला पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के बता दो जिससे आप जब ड्रॉप करें परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस से और उससे जब अब इस सर्कल पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस पॉइंट पर टच करे, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, इस पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो लाइन आपके ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ट्रांसवर्स एक्सिस को इन्फिनिटी पर टच करेगी। तो सर थीटा π/2 हो नहीं सकता और सवाल ही नहीं उठता ना। फिर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल कहाँ गया? मतलब इन दोनों ने मिलकर 180 बना दिया, सवाल ही नहीं उठता। आप गड़बड़ समझ रहे हो। और सेम बात 3π/2 यानी यहाँ भी होगी। अगर आपका 270 डिग्री होता तो उसमें भी यहाँ पर एक टेंजेंट बनती तो फिर बात बिगड़ जाती। तो ये दो पॉइंट्स आपके नहीं मिलेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू आपको 90 और 270 नहीं मिलेगी। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो? मतलब थीटा मिलता चला जाएगा आपको, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ कहीं मिल सकता है, यहाँ मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। बातें समझ पा रहे हो आप लोग? बातें बहुत सॉर्टेड सी हैं, कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन या क्वेरी तो नहीं है। हम बिल्कुल सुलझे हुए मैनर में बातें करें, कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं चीज़ें, है ना। यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो कुछ और चीज़ें समझते हैं, कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं और कुछ और चीज़ें निकालते हैं। क्या ये रीज़न क्लियर है कि ये कभी भी 90 या 270 नहीं होगा? सॉर्टेड सी बात है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस हाइपरबोला पर मुझे कभी भी वेरिएबल पॉइंट लेना है तो मैं उसे ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा लूंगा अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। क्योंकि बात समझो ना सर, आप एक्स और वाई लोगे तो दो वेरिएबल होंगे, पर अगर मैं ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा लूंगा तो मुझे एक ही वेरिएबल थीटा से डील करना होगा और कुछ ना कुछ करके जो भी उस क्वेश्चन में कंडीशंस दी गई होंगी उससे थीटा निकाल लूंगा। तो मेरी मेहनत शायद थोड़ी कम हो जाएगी। आई होप आप अपना कन्वीनियंस समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्यों पैरामेट्रिक वर्जन इंट्रोड्यूस किया। याद रहेगी ये बात। चलो इसके बाद इसे हम यूजुअली पी थीटा से भी कहेंगे। मतलब अगर कल को कोई कहे कि एक आपने हाइपरबोला ले लिया है ना, आपने रैंडम एक हाइपरबोला ले लिया x² - y² - b², पर a और b की जगह मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, जैसे कि लेट्स से आप लिख लो 9 और क्या 4 = 1। अब आपसे कोई कहे कि इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट है p π/6, यानी ये क्या है? ये है आपका 30 डिग्री, है ना। तो अगर कोई लिख दे p 30 डिग्री या p π/6 तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे कहोगे कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a। अब a² है 9 तो a कितना है 3, और sec π/6 तो आप लिखोगे sec π/6 कॉमा b, ये है b² यानी 4, यानी b कितना है 2, 10 π/6 तो ये हो जाएगा 10 π/6। तो आप पाएंगे कि आपका ये पॉइंट हाइपरबोला पर तो बेशक लाई करेगा, पर ये वो टेक्निकली पॉइंट होगा। तो उसे ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली शॉर्टर वर्जन में ऐसा लिखा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको याद रहना चाहिए। मेरा यकीन है आप अब इसे देखकर घबराएंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे और आप ये डिडक्शन निकाल पाएंगे मेरे यकीन से। अब π/6 और π/6 पर जाने की जरूरत नहीं है कि sec π/6 10/6 को वैल्यूज वो आप निकाल लेंगे, वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं। मैटर ऑफ कंसर्न है कि अगर p थीटा कोई लिख कर दे तो आप उससे मतलब समझ पाएं कि वो उसके पैरामेट्रिक वर्जन की बात कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट ये अब आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको पता हो कि वो a sec थीटा और b tan थीटा होता है। याद रहेगी ये बात। बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत कठिन विशेष बात तो नहीं है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात निकल कर आती है जो ध्यान से सुनिएगा, गौर से समझना। आपका हाइपरबोला जो है वो एक अनबाउंडेड कर्व है। अनबाउंडेड मतलब आप समझो ना, हाइपरबोला कैसा है? हाइपरबोला कुछ ऐसा शेप है, तो एक अनबाउंडेड कर्व है, ये फैलता ही चला जा रहा है। ये एलिप्स या सर्कल की तरह बंद नहीं हो रहा है ना, जैसे एलिप्स और सर्कल होते हैं। जैसे पैराबोला भी एक अनबाउंडेड कर्व है। तो वो कहना चाह रहा है आप इससे अनबाउंडेड फंक्शंस ही पा रहे हो। जैसे कि देखो सेक थीटा और टेन थीटा कैसे होते हैं? अनबाउंडेड। साइन और कॉस अगर पाते तो बाउंडेड होते हैं, आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक आपका ऐसा फंक्शन होता है, टेन थीटा की बात करूं तो उसका ग्राफ ऐसा होता है। रियली सॉरी, तो इंटीग्रेशन का साइन बना दिया। टेन का ग्राफ ऐसा होता है। तो टेक्निकली ये आपके फंक्शंस हैं। तो ये जो टेन और सेक होते हैं अनबाउंडेड होते हैं।
तो अगर मैंने पैरामेट्रिकली भी रिप्रेजेंट किया तो मुझे अनबाउंडेड फंक्शंस ही मिल रहे हैं। खैर, इस बारे में बात कि बाउंडेड अनबाउंडेड ये सब क्या होते हैं, हम बस इसी के बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आपकी कैलकुलस बुक से हम शुरुआत करेंगे, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहाँ पर करेंगे। तो घबराइए मत, एक अच्छा डिस्कशन वहाँ ज़रूर होगा। पर मैं एक बस बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इनके पैरामेट्रिक फॉर्म में जो ये पॉइंट्स हैं वो भी कैसे हैं, अनबाउंडेड। सिंपल सी बात है। चलो आगे सुनो। पॉइंट पी और पी डैश को हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। यही बात हमने एलिप्स में की थी कि पी और पी डैश एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि पी के लिए उसके ऑक्सिलरी सर्कल पर एक पी डैश मौजूद होता है। एलिप्स में भी हमने पहुंचना सीखा था, वही बात हमने यहाँ पर भी करनी सीखी है कि सर आप हाइपरबोला में भी पहुंच सकते हो। ट्रिकी सी प्रोसेस नहीं है, आई होप आपको याद है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद ये बात तो याद रखिएगा। अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा सा कॉशियसली, थोड़ा सा अटेंटिवली पी और पी डैश को प्लॉट करेंगे। इसका क्या मतलब है, बात करते हैं इस बारे में। एक टेबल के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कब कहाँ पी डैश होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल पे जो आपका वो होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो करस्पॉन्डिंग पी है जो कि हाइपरबोला पर होगा, वो कहाँ कैसे वर्कआउट होगा, इस बारे में एक डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको ये एक हल्का सा आइडिया इसके थ्रू ही देना चाह रहा हूँ कि मान लो ये तो वही रहा आपका क्या भाई, ये रहा लेट्स से आपका सर्कल है ना। इस सर्कल में क्या रहे आपके रहे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये मान लिया जाए वाई एक्सिस है, और अगर ये मान लिया जाए एक्स एक्सिस है, तो इस तरीके से आपके ये दोनों चीज़ें होंगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो भाई, है ना। तो ये आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है। अब अगर मैं हाइपरबोला बना दूं, है ना, तो हाइपरबोला कुछ ऐसा सा बनता चला जाता है ना, और इस तरफ भी हाइपरबोला कुछ ऐसा सा बनता चला जाता है। अब वो जो आपसे कहना चाह रहा है उस बारे में बात करना। वो कह रहा है कि P और P डैश जो आपके करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, P आपका हाइपरबोला पर लाई करता है और P डैश उसी के करस्पॉन्डिंग आपके ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करता है। तो P और P डैश कैसे बिहेव करेंगे उनको लेकर वो एक आइडिया देना चाह रहा है इस टेबल के थ्रू। तो जरा इस टेबल को आप ऑब्जर्व करिए, इसी से हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट जो आप ऑब्जर्व करिए वो ये देखो ध्यान से, जब आपका क्वाड्रेंट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है किसका, P पॉइंट का, जो कि हाइपरबोला पर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग Q डैश भी फर्स्ट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट जब आपका है, जब आपका हाइपरबोला पर लाई करने वाला पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑक्सिलरी सर्कल पर पॉइंट P डैश भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लेकिन जब आपका पॉइंट हाइपरबोला पर लाई करने वाला पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी सर्कल वाला पॉइंट P डैश सेकंड में है। सिमिलरली अगर हाइपरबोला वाला पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो करस्पॉन्डिंगली P डैश थर्ड में है। बस सेकंड और थर्ड का फेर है। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे कि सर अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है P, है ना, आप क्या करिए, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। बिल्कुल किया सर। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो वहां से परपेंडिकुलर के फीट से आप टेंजेंट ड्रॉ करिए किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि अगर आपका P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो P डैश भी कहाँ रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो सॉर्टेड सी बात है। सेम बात आप फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी फॉलो करिए। फोर्थ क्वाड्रेंट भी क्या दिखाएगा आपको, यही बात समझाएगा कि मान लो अगर आपके पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, लेट्स से मैं इसे क्या कह लेता हूँ P1, है ना, तो P डैश 1। यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स कॉल इट P2। तो लेट्स क्वाड्रेंट वाइज ही बात करें तो मैं इसे कह लेता हूँ लेट्स से P4, है ना। तो जब आपने इसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये रहा आपके परपेंडिकुलर का फीट, और इससे इस फीट से आप क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, और इसने जहां टच किया वो कहां टच होना चाहिए, वो आपका बेसिकली वापस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में ही टच होना चाहिए। तो ये हो जाएगा P4 डैश। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट हाइपरबोला और ऑक्सिलरी पर, दोनों पर के जो पॉइंट्स है वो वही रहते हैं फर्स्ट और फोर्थ में। लेकिन जब अब आप बात सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की करते हैं तो ऑल्टरनेटिवली इंटरचेंज होता है। कैसे, गौर से सुनना। अगर कोई पॉइंट है लेट्स से क्या P2 लेट्स कॉल इट, है ना, वो कुछ ऐसा है, और उससे हमने क्या ड्रॉप किया, उससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो लेट्स से P2 है। तो अब इसका जो ये फीट है ना, इसका जो ये फीट है, उससे आप टेंजेंट यहाँ मत ड्रॉ करिएगा, ये गलत होगा। उससे आप थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट ड्रॉ करिएगा। उससे आप कहाँ ड्रॉ करेंगे भाई टेंजेंट, आप ड्रॉ करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे वो टच करेगा वो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। तो आपको P2 डैश समझ आ रहा है, क्या ये बात आपको समझ आ रही है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक और छोटी सी बात समझाना चाहूँ, मान लो इस पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, लेट्स कॉल इट P3।
थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है P3 और उससे जब आपने इसके ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसके फूट के कोऑर्डिनेट्स कुछ हैं और अगर वहां से टेंजेंट ड्रॉ की है तो वहां से टेंजेंट थर्ड ही क्वाड्रेंट में मत करिएगा, वो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में करना, मतलब सेकेंड और थर्ड में ऑल्टरनेटिवली करना। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और जब आप ऐसा करेंगे तो अगर ये आपका कोऑर्डिनेट था लेट्स से P3 तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा P3 डैश। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं एंगल वाइज भी आपको बातें समझा रहा हूँ तो घबराना मत, ध्यान से सुनना, सिंपल सी बातें हैं, गौर से सुनना, सिंपल सी शॉर्ट सी डायरेक्ट सी बातें, कुछ नया कुछ विशेष नहीं है, गौर से सुनते जाइए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इससे P डैश को कनेक्ट किया, आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। इसी तरीके से मैंने इससे P3 को भी, हम रियली सॉरी, P डैश को यहीं रखते हैं, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम ये P3 को भी कनेक्ट कर देते हैं, इसी के साथ साथ P2 डैश को भी कनेक्ट कर देते हैं और इसी के साथ साथ P4 डैश को भी कनेक्ट करते हैं। तो ये जो चारों एंगल्स आपको मिल रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे हो। P1 का जो इसेंट्रिक एंगल है वो कौन देगा, P1 डैश, यानी इसे मैं कह लेता हूँ θ1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? P2 का जो इसेंट्रिक एंगल है वो P2 डैश देगा और वो आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो ये आपका क्या होगा, θ2। कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अच्छा, P3 का जो इसेंट्रिक एंगल है वो आपको P3 डैश देगा और वो आपका ये होगा, जिसे आप क्या कहेंगे, θ3। आई होप ये बातें अच्छे से समझ आ रही हैं। और P4 का जो इसेंट्रिक एंगल है वो आपको P4 डैश देगा, जो कि क्या होगा सर, जो कि होगा ये, है ना, जो कि होगा आपका θ4। यानी कि P1 के अगर पॉइंट्स की मैं आपसे बात करूं तो P1 के पॉइंट्स को लेकर आप क्या कहोगे सर, वो होंगे आपके A सेक कौन सा वाला, P1 के लिए P1 डैश, तो सेक θ1 कॉमा B tan θ1। आई होप कंफ्यूजन नहीं है। P2 के लिए बात करूं तो ये जो θ2 है ये आपकी हेल्प करेगा क्या, A sec θ2 कॉमा B tan θ2। आई होप आप भूलोगे नहीं ये बातें। P3 के लिए बात करूं तो P3 डैश के लिए जो θ3 है वो आपकी हेल्प करेगा कौन, यानी कि P3 के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे A sec θ3 कॉमा B tan θ3। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं? ये बेसिकली सिग्नेचर बैलेंस आउट करने के लिए किया है। सिग्नेचर बैलेंस आउट मतलब सेक और टेन किस क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करते हैं और उन क्वाड्रेंट्स में मुझे कैसी वैल्यू चाहिए होगी, मुझे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव चाहिए होगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यहाँ पर मुझे x पॉजिटिव y नेगेटिव और यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव। तो ये कौन और कैसे बिहेव करेगा, उस एडजस्टमेंट को लाने के लिए हमने इस तरीके से इन पॉइंट्स P3 और P2 को इंटरचेंज किया कि P3 डैश आप वहाँ ले जाइए और P2 डैश यहाँ लाइए, ताकि आपकी वैल्यूज़ वैसे ही रहें जैसी क्वाड्रेंट में होती हैं। उन बातों को लाने के लिए हमने हेल्प ली है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? कि आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? मैं और क्लैरिटी देता हूँ इस बात पर, चिंता मत करिए। पर पहले ये बताओ P4 क्या रहेगा सर? P4 जो रहेगा वो ये P4 डैश है और P4 डैश कितना होता है सर? P4 डैश आपका होता है A, उसके लिए कौन सा एंगल हो रहा है, θ4, तो ये हो जाएगा A sec θ4 कॉमा tan θ4। मेरी आपसे बस एक गुजारिश है, एक बात बताओ, θ1 क्या है सर? θ1 ये है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा सर? P1 डैश आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब जब ये यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ऑफकोर्स 90 डिग्री नहीं हो सकता, बस समझाने के लिए, जब ये यहाँ से यहाँ तक हो सकता है तो θ1 की रेंज क्या है सर? θ1 की रेंज जो है वो है आपकी 0 से 90 डिग्री। अब आप सोच के बताओ, सेक थीटा हो या टेन थीटा, 0 से 90 के बीच में सारे ही पॉजिटिव रहते हैं। तो क्लियर सी बात है, यहाँ के दौरान मुझे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, आप समझो ना, इस पर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स मिलेंगे मुझे ये सारे मिलेंगे, तो ये जो सारे पॉइंट्स मिलेंगे ये सब क्या होने चाहिए सर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखो आप, जो आपका P1 मिलेगा वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब अगर मैं आपसे P2 को लेकर अपना ओपिनियन मांगू तो गौर से देखो। अब बस ये बताओ कि P2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर? P2 से पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ P3 को लेकर। गौर से सुनना, P3 को लेकर आपका बिहेवियर कैसा है। P3 में जो आपका θ3 है वो कैसे बिहेव कर रहा है सर? θ3 जो आपका है वो ध्यान से देखना, बड़ी सिंपल सी बात है। θ3 कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? देखो, आपने जब ये टेंजेंट ड्रॉ की है, जब आपने टेंजेंट ड्रॉ की तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सर 90 से 180 तक। 90 तो ऑफ कोर्स होगा नहीं, तो 90 से, है ना, 90 को मैं क्या लिख लेता हूँ, π/2 से कहाँ तक भाई? π/2 से 180 यानी पाई तक, और 180 इंक्लूडेड है। अब आप एक बात बताओ, एक एक करके बात करेंगे। 90 से 180 में सेक थीटा कैसा रहता है सर? गौर से देखो, 90 से 180। आई होप आपको क्वाड्रेंट थ्योरी पता है, अगर नहीं पता है तो मैं हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ। ये हम ट्रिगो में पढ़ेंगे, है ना। 0 π/2 पाई
3π/2 और फिर ये वापस क्या बन जाएगा 2π से आप घूमते रहते हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो ये है यहाँ पर आपके साइन कॉस है ना 10 और इनके रेसिप्रोकल कौन कौन कॉसेक सेक और कॉट, ये सब क्या रहते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ आपके साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पर आपके 10 और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव रहते हैं, रेशो वाइज बात करो, और यहाँ पर कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहते हैं। इसका क्या मतलब है वो सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं जब आपका एंगल 90 से 180 है तो सेक कैसा होता है? सर जब आपका एंगल 90 से 180 है तो सेक आपका नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ए तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ए सेक थीटा क्या होगा नेगेटिव। और आप खुद सोचो ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है नेगेटिव, तो बिल्कुल सर ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा नेगेटिव। मतलब मैं P1 के P2 के P3 और P4 के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ ये सारे पॉइंट्स, है ना। P1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव और P1 का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसे नेगेटिव लाने के लिए हमने इसको इस तरीके से एडजस्ट किया है कि P3 से जो आपने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, उससे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की वो आपने थर्ड क्वाड्रेंट में ही ना बनाते हुए सेकंड में क्यों लेकर गए, और इसका जस्टिफिकेशन समझना। आप बताओ टेन थीटा कैसा रहना चाहिए? सर टेन थीटा जो आपका है वो देखो भाई वाई एक्सिस नेगेटिव साइड पर दिख रहा है क्या? हाँ सर, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में ना सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बल्कि वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव रहना चाहिए। अब अगर थीटा 3 90 से 180 के बीच में है तो 90 से 180 के बीच में सर देख के बताओ 90 से 180 के बीच में टेन थीटा कैसा रहता है? सर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं तो टेन थीटा नेगेटिव ही तो रहेगा। तो सर सही बात है, आपका टेन थीटा भी नेगेटिव होगा क्योंकि ए और बी तो पॉजिटिव रहते हैं। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए कि थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे जो भी पॉइंट्स चाहिए थे हाइपरबोला पर वो दोनों नेगेटिव चाहिए थे, और उनको नेगेटिव बनाने के लिए मैं एसेंट्रिक एंगल इस तरीके से ले रहा हूं कि वो टेंजेंट जो आपने ड्रॉ की है, जो आपने इस फीड से ट्रांसफर एक्सिस पर जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस फीड से आपने वो टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में भेजी है, ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ताकि वो एंगल का मेजरमेंट कुछ ऐसा आए ताकि आपके पॉइंट्स क्या आ जाए इस तरीके से कि वो क्वाड्रेंट में फिट बैठे। ये फिलॉसफी समझ आ रही है? आगे सुनना। अगर अब मुझे लेट्स से फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा हूँ पर पहले मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करना चाह रहा हूँ, गौर से सुना। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चाहिए? सर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो मुझे ये क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए पॉजिटिव और ये चाहिए नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का मेजरमेंट क्या है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट का मेजरमेंट है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ, आई होप आप देख पा रहे हो, पाई ये थीटा 4 क्या है? सर थीटा 4, आई एम रियली सॉरी, यहाँ से यहाँ मतलब क्या? टेक्निकली ये जो आपके एंगल का मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? यहाँ से जाएगा और यहाँ तक जाएगा। तो टेक्निकली जो आपका थीटा 4 होगा, जो थीटा 4 होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? थीटा 4 जो होगा वो 3π/2 तो लेने वाला नहीं है वो, क्योंकि वो 90 डिग्री, आई होप आप समझ पा रहे हो, पैरेलल हो जाती है। तो 3π/2 से आगे आप बढ़ोगे कहाँ तक? 2π तक। और 2π भी नहीं लोगे क्योंकि 2π लेना है या 0 लेना है एक ही बात है। तो हम 0 को ले चुके हैं तो 2π को नहीं ले रहे हैं, वरना रिडंडेंसी आ जाएगी। आप बात समझ पा रहे हो क्या? अब मैं को एक आप सिंपल सी बात बताओ, सेक जो है, जो एंगल है वो 3π/2 से 2π में, आप खुद सोच के बताओ भाई, ये आपका 3π/2 है, 2π है, इसके बीच में सेक पॉजिटिव होता है नेगेटिव? सर ये होता है पॉजिटिव, यानी हाँ सर ये सही बात है, पॉजिटिव हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। 10 कैसा होता है? सर आप खुद देख पा रहे हो इस जोन में 3π/2 से 2π में 10 आपका नेगेटिव होता है क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो सर सही बात है, आपका 10 जो है ये क्या है? ये है आपका b, ये जो है आपका b tan थीटा 4, b तो पॉजिटिव है तो tan थीटा 4 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डिड यू ऑल गेट दैट? अब मैं आ रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, गौर से सुनना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में x आपका क्या होना चाहिए? नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, यानी एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसको लेकर क्या ओपिनियन है? आप खुद देखो हमने क्या किया, हमने जब हाइपरबोला पर ये जो सारे पॉइंट्स आप P2 लोगे, ये P2 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। वो कैसे होगा? हमने उसको एडजस्ट करने के लिए जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसके फूट से ऑक्सिलरी सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉप किया उसे थर्ड क्वाड्रेंट में भेजा है। उससे फायदा क्या हो रहा है? उससे मुझे थीटा 2 मिल रहा है। थीटा 2 का बिहेवियर कैसा है? सर थीटा 2 मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, थीटा 2 यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है, मतलब क्या? सर थीटा 2 आपका टेक्निकली देखो ध्यान से, पाई से 3π/2 तक मिल रहा है ना। अगर मैंने पाई यहाँ इंक्लूड कर लिया तो यहाँ नहीं करते हैं, इस तरीके से ही आप सोचेगा, है ना, कि एक जगह इंक्लूड करें तो दूसरी जगह ना करें। कहीं भी ऐसा नहीं किया, π/2 वहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, है ना। तो अब अगर मैं थीटा 2 की आपसे बात करूँ तो थीटा 2 को गौर से देखो स्टूडेंट्स, आप थीटा 2 बताओ सर 180 से 270 तक, मतलब पाई से
3π/2 तक। इसमें कौन पॉजिटिव होता है सर? 10 और कॉट। इसमें कौन पॉजिटिव होता है? 10 और कॉट। तो 10 पॉजिटिव, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव। तो क्या आपको ये रीज़न समझ आ रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ में तो हमने टेंजेंट उन्हीं पर बनाई, लेकिन सेकेंड और थर्ड में हमने जो टेंजेंट बनाई वो उल्टा भेज दिया। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट की जो टेंजेंट है फीट की वो थर्ड क्वाड्रेंट में गई, और थर्ड क्वाड्रेंट की जो फीट की टेंजेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में गई। क्या आपको रीज़न समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों किया? बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत कठिन बात तो नहीं है। मैं इसको इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये बात याद रहे। आपको याद इतना सब कुछ नहीं रखना है, आपको बस ये बात याद रखनी है कि अगर आपका पॉइंट आपका हाइपरबोला का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका ऑक्सिलरी सर्कल पर जो पॉइंट होगा वो भी फर्स्ट में होगा। अगर फोर्थ में है तो ऑक्सिलरी भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट फोर्थ में ही होगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड के इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप आप बात समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली, कोई कंफ्यूजन। लेकिन इसमें एक और बात है। एक और बात क्या है कि सर अगर आपका हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = -1 हो तो आप क्या करोगे? तो आप खुद सोच लो। इस बार कैसे चीज़ें हो गई? इस बार कुछ अलग तरीके से चीज़ें हुई हैं। खैर मेजरली आपको इसी पर बात बनेगी, पर अगर ये वाला हाइपरबोला बना तो इसका पैरामीट्रिक वर्जन ज़्यादा मत सोचिए। आप एक बात बताओ, -1 कैसे आएगा? सर सीधी सी बात है, हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है sec² θ -tan² θ 1 होता है, क्योंकि 1 + tan² θ sec² θ होता है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मुझे -1 चाहिए तो मुझे क्या ले लेना है? मुझे क्या ले लेना चाहिए सर? अगर आप लेते हो इस तरीके से, क्या tan² θ -sec² θ, तो ये क्या बना देगा? -1। तो टेक्निकली अब जब आपका ये वाला हाइपरबोला है तो मैं x को a tan θ और y को b sec θ ले लूँगा। बाकी आप बना के देख लीजिए, चीज़ें वैसे ही आएंगी जैसे अभी हमने की थी। वही सेम ऑक्सिलरी सर्कल वाला कंसेप्ट सोचेगा, वापस आप ये चीज़ बनती हुई पाएंगे। पर मैं डायरेक्ट कंक्लूजन आपको देना चाह रहा हूँ इस तरीके से, और इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसे। मैं आपसे सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, आप सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला में ऐसे ही याद रखिए। आई रिपीट माई स्टेटमेंट। सर्कल में कैसे याद रखिए सर? आइडेंटिटी थी आपकी क्या? sin² θ + cos² θ। हम ये जानते हैं क्या होती है 1, तो अगर मैं दोनों तरफ r² से मल्टीप्लाई करूँ तो r² sin² θ r² cos² θ = r²। तो आपका x² + y² = r²। समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही इलिप्स में क्या ले लिया हमने? इलिप्स में हमने ले लिया a sin θ और b cos θ, क्योंकि वहाँ पे r और r सेम नहीं थे ना, तो उस तरीके से आपके बन गए। क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो ये न्यूमरेटर में a² sin² θ b² cos² θ, इसके डिनोमिनेटर में तो a² होता ही था इलिप्स में, यहाँ पे b² होता, तो आप देखो b से b a से कैंसिल, तो sin² θ + cos² θ 1 बन जाएगा। आइडेंटिटी ही अप्लाई कर रहा हूँ मैं। और अगर मुझे हाइपरबोला में अप्लाई करना है तो हाइपरबोला में x² / a² - y² / b² = 1 दिखता है। तो x² / a² - y² / b² = 1 बनाना है तो 1 तक जाने के लिए नेगेटिव साइन के साथ कौन सी आइडेंटिटी है सर? tan² θ - sec² θ। I'm really sorry, उल्टा sec² θ - tan² θ, क्योंकि 1 + tan² θ sec² θ होता है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया क्या? a² sec² θ - b² tan² θ। तो इसको मैं ऐसे भी अपने ब्रेन में याद रख सकता हूँ कि सर्कल में आप r sin θ r cos θ, एलिप्स में a sin θ b cos θ, और हाइपरबोला में a sec θ b tan θ। लेकिन बिल्कुल सही बात कि सर अगर ये याद रखना हो तो कैसे रखेंगे कि हाइपरबोला अगर आपका कॉन्जुगेट वाला बन जाए, यानी क्या बन जाए? x² / a² हो -y² / b² हो = -1 हो, तो -1 चाहिए। तो सीधी सी बात है, sec² θ - tan² θ 1 था, तो tan² θ - sec² θ -1 होगा। तो x की जगह क्या ले लो भाई? a tan θ। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हो जाएगा a² tan² θ / a²। और y की जगह क्या ले लो? b sec θ। तो क्या हो जाएगा? b² sec² θ अपॉन क्या? b²। तो आप देखोगे ध्यान से, ये b से b, a से a कैंसिल होके tan² θ - sec² θ आपको -1 ही देगा। तो इस तरीके से भी फटाफट सोच सकते हो। एग्जामिनेशन हॉल में ये पूरी प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ऑक्सिलरी सर्कल बनाऊं, परपेंडिकुलर, फीट, टेंजेंट, ये सारी कहानी रिपीट करूं। बिल्कुल भी ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मेरा यकीन करिए। आप ऐसे सोच लो, और ये बात तो आप याद रख ही पाओगे ना। तो आई होप आप ये तीनों बातें याद रखेंगे, राजा चारों बातें याद रखेंगे। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, कि मैं ऑक्सिलरी सर्कल की एक बहुत क्रूशियल, बहुत खास प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ, जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं, और पूछे जाते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी? गौर से सुनना, ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है इस बिंदु को समझने के लिए कि ऑक्सिलरी सर्कल में ये चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं। सर जैसा इलिप्स में था ना, वैसा ही है। क्या था सर इलिप्स में? अगर मेरे पास एक ऑक्सिलरी सर्कल है और अगर मैं
फोकल कॉर्ड को एज अ डायमीटर चुनते हुए एक सर्कल बनाओ। फोकल कॉर्ड क्या होती है सर? फोकल कॉर्ड मेजरली आपका जो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट को डायमीटर, फोकल कॉर्ड पूरी की पूरी नहीं, फोकल कॉर्ड के सेगमेंट को, मतलब सुनना ध्यान से, मैं आपको सिंपल सी बात ही समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये लेट्स से सर आपका वाई एक्सिस है ना, ये अगर मान लिया जाए क्या है भाई, वाई एक्सिस, और इसी तरीके से हम एक्स एक्सिस भी बना लेते हैं। ये मान लिया जाए आपका क्या रहा सर, एक्स एक्सिस, ठीक है क्या, ये रहा लेट्स से आपका एक्स एक्सिस, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखना चाहिए। अब इसमें सर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक था आपका हाइपरबोला, है ना, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इसका ऑक्सिलरी सर्कल पहले से ही, ये रहा इसका ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है क्या आप लोगों को ये, ठीक है सर, ये रहा आपका ऑक्सिलरी सर्कल। हाइपरबोला कैसे बनेगा, हाइपरबोला मैं बनाने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा सर्कल बनाने वाला हूँ जो इसको टच करता है। मैं ये बात प्रूव करूँगा आपको कि देखो चीज़ें कैसे हो रही हैं, गौर से सुनिएगा। ये एक सर्कल है जो इसे टच कर रहा है, गौर से सुनना, बहुत काम की बात है, और बहुत ध्यान से सुनते हुए समझना चीज़ों को। अब मान लो सर, मान लो, है ना, चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमैटिकली ही बने तो अच्छा। अगर आपके पास एक हाइपरबोला है, आपके पास क्या है सर, आपके पास एक हाइपरबोला है। हाइपरबोला ने क्या किया, हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बना है ना, इस सर्कल की अगर मैं क्या ढूंढूं, इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर लें तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। इस सर्कल को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे इस तरीके से, है ना। इसका डायमीटर भी मैं एक बना लेता हूं जो कि इस तरीके से बनेगा। क्यों ऐसा बना रहे हैं इस बारे में भी बात करेंगे। मैं एक ऐसा इसका लेट्स से, ऑफ कोर्स ये तो नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है, तो इस तरीके से तो नहीं, पर अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं जैसा इन्होंने यूज़ किया है, चलो इस सर्कल को थोड़ा सा एक्स एक्सिस से टच ही क्यों करवाना है, इसको थोड़ा ऐसा लेते हैं ना, थोड़ा इस तरीके से लेते हैं मान लो, तो आई थिंक ये आपका डायमीटर बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनना, मैं इसे ही क्यों डायमीटर बना रहा हूँ इस बारे में हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को, डायमीटर बनाना आसान है क्योंकि मैं इसका सर्कल ही डिनोट कर देता हूँ, जिससे हम डायमीटर और इजीली बना पाएंगे। अब सुनिएगा आप, मान लो आपने डायमीटर बनाया, तो शैलाई से ये एक डायमीटर है, डू यू ऑल एग्री विद दिस कि ये एक डायमीटर है। अब सुनते जाइएगा, बहुत काम की बात है, बहुत क्रूशियल सी बात है ना। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं मैं, हल्का सा, ध्यान से सोचना, बस चीज़ें थोड़ी सी बहुत क्लोजली नेटेड हैं क्योंकि वो ड्रॉ करने में बहुत प्रिसाइजली हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, और मैं आपको वो पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें कैसे बिहेव कर रही होंगी, है ना। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये रहा आपका हाइपरबोला, सुन रहे हैं आप लोग, ये रहा सर आपका हाइपरबोला, है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, और ये रही फोकस। सर इतनी पास होती है क्या, हो सकती है, तो ये रहा हाइपरबोला और ये रही फोकस। डू यू ऑल एग्री विद दिस। अब आपने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, इस हाइपरबोला को थोड़ा और इस तरीके से बनाते हैं कि ये जो हाइपरबोला है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ये आपका हाइपरबोला बन रहा है ना, ये आपका हाइपरबोला बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, जैसा भी बन रहा है आप एक्सेप्ट करिए इसे। मैं ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ, कोई चुनिंदा सा कारण है जो आप अभी समझ जाएंगे, बस इस प्रॉपर्टी को समझिएगा ध्यान से। अगर इस हाइपरबोला की मैंने एक कॉर्ड चुनी, सर कैसी कॉर्ड, एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकल कॉर्ड थी, तो फोकल कॉर्ड कैसी होती है, फोकल कॉर्ड कुछ ऐसी होती है सर, फोकल कॉर्ड कुछ ऐसी होती है जो कि कहाँ से पास होती है, जो कि फोकस से पास होती है। तो मान लिया जाए ये फोकस है, तो मैंने क्या चुनी, इसकी एक फोकल कॉर्ड, हम क्या चुन रहे हैं भाई, इसकी एक फोकल कॉर्ड, तो ये रही उसकी फोकल कॉर्ड। अब आपने उस फोकल कॉर्ड में से एक फोकल सेगमेंट चुना, ये इसकी फोकस है एस, है ना, और इस फोकल कॉर्ड में ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है पी, कंफ्यूजन तो नहीं है भाई। अब अगर मैं इस फोकल कॉर्ड का एक सेगमेंट चुनता हूं एस पी, मैं बहुत प्रिसाइजली नहीं बना पा रहा हूँ, एक्सेप्ट दैट, बट ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसे विजुलाइज करके रखना दिमाग में कि इस फोकल कॉर्ड का मैंने एक सेगमेंट चुना। मैं चाहता तो अगर एस क्यू भी चुनता तो भी ये प्रॉपर्टी ट्रू होती, या मैं किसी भी फोकल कॉर्ड में किसी भी सेगमेंट के लिए किसी भी सेगमेंट को चुनता, ये प्रॉपर्टी ट्रू होती। प्रॉपर्टी क्या है सुनना, अगर आप फोकल सेगमेंट चुने और उस फोकल सेगमेंट को एज अ डायमीटर ट्रीट करते हुए, इस फोकल सेगमेंट को एज अ डायमीटर ट्रीट करते हुए, इफ यू ड्रॉ अ सर्कल, ये सर्कल कैसा सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है, जिसका डायमीटर है PS, किसी भी फोकल कॉर्ड के किसी भी फोकल सेगमेंट को चुनते हुए डायमीटर की तरह ट्रीट करते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये बात सही होगी कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमेशा आपके ऑक्सिलरी सर्कल को क्या करेगा, आपके ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा, आपके ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा, ये बात हमेशा ट्रू। Again, we are not able to draw very precisely, but I'm trying to make you understand that a circle drawn by taking the focal segment as diameter
will undoubtedly always touch the auxiliary circle. ये बात समझ आई या नहीं? ये बात बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हुई या नहीं? ये बात ही यहाँ पर आपको कहने की कोशिश की गई जो यहाँ पर बन रही है। बस मैं आपको समझाना चाह रहा था कि चीज़ें ऐसे होंगी। गौर से सुनिएगा। आपके पास क्या है सर? ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल है। ये क्या है सर? ये आपकी फोकस है ना? फोकस से पास होने वाली ये आपकी फोकल कॉर्ड है, जिसका एक जोन ये और एक जोन हमने ये चुना। अब आपने क्या किया? अब आपने आपकी फोकल कॉर्ड में से फोकल सेगमेंट चुना एसपी को डायमीटर मानते हुए आपने ड्रॉ किया एक सर्कल, जो सर्कल आप पाएंगे कि आपके ऑक्सिलरी सर्कल को टच कर। अब हमें नहीं पता है ना फोकस कहाँ है और चीज़ें कैसी हैं, तो इस तरीके से हम बहुत प्रॉपर्ली नहीं बना पाएंगे, बट आई होप ये फिगर सेल्फ सफिशिएंट है। प्रूफ क्या? ऑल्दो हमने सेम एग्जैक्ट बात एलिप्स में भी देखी थी कि एलिप्स में भी अगर आप उसकी फोकल कॉर्ड के किसी सेगमेंट को डायमीटर ट्रीट करते हुए एक सर्कल बनाए तो उसके ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता था। वही बात यहाँ पर भी है। सर एक बात बताओ, ये दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं, इसका प्रूफ क्या है? मेरे पास प्रूफ ये है कि इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंसेस का जो वैल्यू होगा वो इन दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस हमको पता है ए होती है, इसकी रेडियस में निकाल लूंगा इस सेगमेंट से। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या? फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपको पता है ना फोकस है ए ई कॉमा 0, ये ले लिया ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, तो बिल्कुल सही बात है। मैं इसकी इक्वेशन के साथ इसका सेंटर और इसके क्लियर सी बात है इसकी रेडियस निकाल सकता हूँ। ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है। जब दोनों के सेंटर पता चल जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। फिर दोनों की रेडियस का सम कर लेंगे और जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे दोनों बातें सेम हैं। आई होप ये पूरी प्रोसेस आपके सामने है। पहली बात तो आपको ये पता है ना कि अगर मैंने सर्कल डिस्क्राइब किया किसको? फोकल लेंथ को, यानी फोकल सेगमेंट को डायमीटर ट्रीट करते हुए, तो वो सर्कल आपके ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। प्रूफ क्या है? प्रूफ आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये उस हाइपरबोला पर मैंने एक अपना पैरामीट्रिक वर्जन में पॉइंट लिया है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। इसे अगर मैं फोकस से कनेक्ट करूं तो फोकस क्या है आपकी ए ई कॉमा 0, और अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं, अगर मैं C2 के कोऑर्डिनेट निकालूं तो C2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए सेक थीटा प्लस ए ई बाई 2 और बी टेन थीटा प्लस 0/2। इस तरीके से आप C के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। इसकी रेडियस निकालनी है तो रेडियस को आप चाहें तो कह लीजिए ये डिस्टेंस C2 से ये वाली डिस्टेंस, या फिर C2 से ये वाली डिस्टेंस, या PS की डिस्टेंस का हाफ, क्योंकि PS डायमीटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिर क्या? सुनते जाइए ध्यान से। हाइपरबोला की डेफिनेशन में हम ये जानते हैं कि SP जो होगा वो E टाइम्स PM के इक्वल होगा। अरे सर सिंपल सी बात है ना, किसी पॉइंट जो हाइपरबोला पर लाई करता है उसकी फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो इसेंट्रिसिटी का उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लेंथ के टाइम्स होता है। ये बात हमको पता है। उससे क्या? उससे जब हमने निकाला E टाइम्स PM, अब PM कितना होगा सर? आप समझो ना, ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है A/E और ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? A सेक थीटा। तो A सेक थीटा में से A/E सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा PM। इसेंट्रिसिटी तो पता ही है, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसेंट्रिसिटी को अंदर तो वो मुझे कुछ इस तरीके से चीज़ें निकाल कर देगा। यहाँ पर ब्रैकेट ये नहीं आएगा, ब्रैकेट बाहर होगा, है ना? तो ये आपका A यहीं होगा, है ना? ये होगा AE सेक थीटा माइनस, उसने ओवरऑल A कॉमन ले लिया और ब्रैकेट सही लगा हुआ है, उसने ये A और ये A बाहर ले लिया और E को अंदर पहुंचा दिया, तो E सेक थीटा -1 क्योंकि E से E कैंसिल। ये आपका आया SP। ये क्या है सर? ये लेंथ आई आपकी SP। बहुत बढ़िया, आपको डायमीटर मिल गया अगर आपसे मैं बात पूछूं तो। उसके बाद क्या? उसके बाद अगर मैं बात आगे बढ़ाऊं तो सुनिएगा ध्यान से। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन तो सॉर्टेड है सर, सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस इज A, है ना? तो ये तो हमको पता ही है। और अगर वो जो SP को डायमीटर की तरह ट्रीट करके सर्कल बनाया तो SP का सेंटर क्या? S और P का मिड पॉइंट, ये हमने डिस्कस किया था। और उसकी रेडियस क्या होगी? SP का हाफ। SP कितना था? A टाइम्स E सेक थीटा -1/2। अब बस यही तरीका यूज करिए, दोनों की रेडाई का सम और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आप निकालिए, आप पाएंगे कि वो इक्वल है, वो इक्वल है। और अगर वो इक्वल है मतलब क्या? मतलब आपका ऑक्सिलरी सर्कल हमेशा किसे टच करेगा? आपके फोकल कॉर्ड में से अगर आपने एक फोकल सेगमेंट चुना और उसे डायमीटर ट्रीट करके एक सर्कल बनाया तो उसे हमेशा ऑलवेज टच करेगा, कोई सा भी फोकल सेगमेंट आप चुने। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? अगर ये बात क्लियर हो रही है तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम ट्राई और इसके थ्रू देखेंगे कि इसेंट्रिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो सिंपल सी बात है, PQ आपकी एक डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, इस हाइपरबोला की, ठीक है।
सच दैट OPQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलिरियम नहीं, ये होगा इक्विलैटरल, है ना। इक्विलिरियम तो आपके केमिस्ट्री में आता है, तो ये होगा इक्विलैटरल। आई होप आप समझते हो। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओ आपका सेंटर है हाइपरबोला का, तो वो इसकी इसेंट्रिसिटी, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की क्या रेंज हो सकती है, इस पर आपसे सवाल पूछ रहा है। सुनना ध्यान से, मैं यहीं पर आपको चीज़ें दिखाने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रहा मान लो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस और ये रहा आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। और इसमें यहाँ कहीं है आपका लेट्स से हाइपरबोला, ये इस तरीके से, है ना। इस हाइपरबोला में उन्होंने आपसे कहा एक डबल ऑर्डिनेट है। डबल ऑर्डिनेट को लेकर हम क्या ये बात जानते हैं सभी लोग कि सर डबल ऑर्डिनेट एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके ट्रांसवर्स एक्सिस यानी मेजर एक्सिस जो भी होता है उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो ये वो लाइन है ना। इस डबल ऑर्डिनेट के अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढे किसके साथ, इस हाइपरबोला के साथ, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया किससे, ओरिजिन से, तो एक तो ये लाइन आती है और एक ये लाइन आती है। अब उनका ये कहना पड़ रहा है, ये डबल ऑर्डिनेट क्या कही उन्होंने, ये उन्होंने कही PQ, है ना, और O को उसने कहा ओरिजिन, और अब वो पूछ रहा है कि ये जो आपका ट्रायंगल है OPQ, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सोच के बोलो, ये डबल ऑर्डिनेट है, मतलब ये एक 90 डिग्री एंगल है, मतलब अगर ये अल्टीट्यूड है तो मीडियन भी होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब सब कुछ सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, क्योंकि जितनी दूर ये है उतनी ही दूर ये है। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपका मीडियन और सारी चीज़ें यहाँ पर बन जाएगी। यानी अगर टोटल एंगल 60 डिग्री होता है यहाँ पर किसी एक वर्टेक्स पर, तो ये एंगल कितना होगा सर, एक एंगल होगा 30 डिग्री। कोई परेशानी तो नहीं है। अब सुनते जाइए, एक बात बताओ, P के पैरामेट्रिकली अगर मैं कोऑर्डिनेट्स मान लूँ, क्या A सेक थीटा कॉमा B टेन थीटा, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं। ऐसा कैसे मान लिया सर, अरे याद करो, हाइपरबोला, ये तो पढ़ा है ना हमने। अब सोच के बताओ, मैंने P से एक पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसके फीट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सीधी सी बात है, इस फीट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बड़े सिंपल से होंगे, वो होंगे A सेक थीटा कॉमा 0। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आई तो करना या कहना क्या चाह रहे हो सर आप? सिंपल सी बात है, बहुत गौर से सुनना, बहुत सिंपल सी, साधारण डायरेक्ट सी बात है। एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को कहता हूँ M, है ना, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ M, तो मुझे आप ये बता सकते हो क्या कि ये जो लेंथ है PM, ये कितनी होगी? सर P पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शेलाई से वो उसका y कोऑर्डिनेट होगी, यानी ये लेंथ कितनी होगी सर, ये लेंथ होगी B टेन थीटा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं OM कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं OM, तो OM कितना होगा सर? OM मतलब M पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर ही है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये डिस्टेंस होगी A सेक थीटा। मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वही तो OM है, क्योंकि P पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बातें डाइजेस्ट हो रही हैं क्या? अब क्या, एक बात बताओ, अगर मैं ट्रायंगल OPM में आपसे पूछूं, मैं कहाँ पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल OPM में, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि सर उसमें अगर आप यूज़ करो 1030, अगर उसमें आप यूज़ करते हो 1030, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PM अपॉन OM। डू यू ऑल रियलाइज दैट? तो वो होगा PM अपॉन OM। अच्छा, 1030 कितना होता है सर? 1030 होता है 1/√3, तो 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल टू PM अपॉन OM। PM कितना था? B टेन थीटा अपॉन A सेक थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? तो ये होगा B टाइम्स टेन थीटा अपॉन A टाइम्स सेक थीटा। अच्छा, इस दरमियान किसी भी समझदार शख्स को ये लग रहा है क्या कि सर आप बेवकूफ़ हो, आप थीटा को 30 डिग्री क्यों नहीं ले रहे हो? आई होप आप सब इतने समझदार हैं कि ये जो P के पास ये जो थीटा है, ये इसका इसेंट्रिक एंगल है, एंड दिस थीटा हैज़ नथिंग टू डू विद दिस 30 डिग्री। हमने कभी नहीं सीखा कि इस हाइपरबोला पर लाई करने वाले पॉइंट P का ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन से जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो ये थीटा है। हमने ऐसा कभी नहीं सीखा है।
ये जो थीटा है, व्हाट इज दिस थीटा, ये जो थीटा है ये है आपका जो आपने ट्रांसवर्स एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उससे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऑक्सिलरी सर्कल पर, वो जहां पे टच करेगी उसको ओरिजिन से आप कनेक्ट करना, वो एंगल ये थीटा है। समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने। इसमें क्या हो रहा है देखो भाई, सर b बाय a को वैसे ही रखते हैं, पर ये tan थीटा और sec थीटा में कुछ सिंप्लीफिकेशंस की गुंजाइश है क्या? देखो ध्यान से, मैं tan थीटा को कुछ और लिखना चाहता हूँ। tan थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सारा काम अगर आप मन में कर लिए ना तो और अच्छा होगा, है ना। sec थीटा को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं से लिख सकता हूँ sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा। ऐसा क्यों किया? आप ध्यान से देखो, अब मुझे बहुत सिंपल सी बात नजर आ रही है। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो tan थीटा अपॉन sec थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन sec थीटा मेरे लिए बचेगा सिर्फ sin थीटा। ये काम आप मन में करिएगा, है ना। ये काम बस आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ पे कि आपको अच्छे से समझ आए, पर ये बात आप जान पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा sin थीटा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ वो क्या, गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, b अपॉन a टाइम्स sin थीटा 1/√3 के इक्वल है। अच्छा एक छोटा सा काम और करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, b अपॉन a टाइम्स साइन थीटा को उस तरफ पहुँचाया तो हो जाता है 1 अपॉन √3 टाइम्स, ये जो साइन थीटा यहाँ पे था वो डिनोमिनेटर में है साइन थीटा, उसको न्यूमरेटर में पहुँचाए तो कहना है राइट दैट एज कॉसेक थीटा। ऐसा अगर लिखा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा अगर लिखा तो कोई परेशानी तो नहीं है। अब क्या, अब सुनिएगा ध्यान से, ये सारी बातें छोड़ो, हमें किसके बारे में बात करवाई जा रही है, हमसे पूछा जा रहा है सर आप इसकी इसेंट्रिसिटी की रेंज बताओ। इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की रेंज का इससे क्या लेना देना? मेरे ख्याल से सब कुछ लेना देना है। अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए भाई, क्या आप नहीं जानते हो कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर ई स्क्वायर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं तो ये क्या आप मुझे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तक पहुँचने में हेल्प नहीं कर रहा है? आप देखो ध्यान से, हमने b अपॉन ए निकाला तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी तो निकाल सकते हैं। तो जब मैं ई स्क्वायर लिखूंगा तो ई स्क्वायर क्या होगा सर, ई स्क्वायर होगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा सर 1/√3 का स्क्वायर 1/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा। एनी कन्फ्यूजन सो फार, एनी क्वेरीज, एनी कंसर्न सो फार, कोई परेशानी तो नहीं है? अच्छा इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, गौर से देखना, अगर आप चाहो तो कर लो, नहीं है तो यहाँ से भी रोक के इसको आंसर कर सकते हो। मैंने ई स्क्वायर के बारे में पता किया, अगर आपको नहीं लग रहा है अच्छा तो ई के बारे में भी पता कर सकते हो कि सर जो ई होगा टेक्निकली वो होगा 1। अच्छा मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3। गौर से सुनना, पहली बात तो ये इसेंट्रिसिटी वैसे भी नेगेटिव नहीं होती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसा फंक्शन है? सर कॉसेक थीटा के बारे में मैं जानता हूँ। साइन थीटा जो होता है, गौर से सुनना सर, साइन थीटा जो होता है वो आपका -1 से 1 तक होता है। तो कॉसेक ने गड़बड़ कर दी। कॉसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक कहता है कि सर मैं दो चीज़ें कहता हूँ कि या तो आप मुझे कहाँ से कहाँ तक रखो, -∞ से -1 तक, याद है आप सभी को, या फिर आप मुझे रखो कहाँ से कहाँ तक, 1 से ∞ तक, क्योंकि वो इसका रेसिप्रोकल है। ऐसा क्यों होता है इसका डिस्कशन ट्रिगो में करेंगे, ठीक है। अच्छा सर ये तो हुआ कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा पे भी आप अपना ओपिनियन रखते हो? बिल्कुल रखता हूँ मैं कहूँगा कॉसेक थीटा अगर ये है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर वाला पार्ट, तो -1 से -∞ या 1 से ∞ हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा सर, वो 1 से ∞ तक होगा। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? अब सुनना, कॉसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू आप ढूंढते चले जाओ, मिलती चली जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में यानी इसेंट्रिसिटी की भी मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, 1 पर, क्योंकि क्लियर सा मुझे दिख रहा है 1 पर मिनिमम देगा और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है ना। तो ये बड़ा कब होगा, जब बड़े से बड़ी वैल्यू दोगे, ये छोटा कब होगा, जब छोटे से छोटी वैल्यू दोगे, और छोटे से छोटी वैल्यू क्या है, 1। समझ पा रहे हो क्या? तो छोटे से छोटी वैल्यू जब 1 है तो ये क्या होगा, 3 + 1 4, 4/3। 4/3 मतलब क्या, 4/3 आई होप आप समझ पा रहे हो, मोटा मोटा कितना आ रहा है 4/3 अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग, और उसका अंडर रूट हम निकाल ही सकते हैं। तो इसेंट्रिसिटी की जो सबसे छोटी आपको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2/√3, और बड़ी से बड़ी वैल्यू आप ढूंढते चले जाओ, निकलती चली जाएगी। तो मैं इसेंट्रिसिटी की रेंज की जो वो आपसे बात कर रहा था कि इसेंट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो मैं इसेंट्रिसिटी कहूँगा सर 2/√3 से, अच्छा 2/√3 मिल सकता है क्या? हाँ सर ये मिल सकता है। तो इस पर हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि ये पॉसिबल है। और कहाँ तक जा रही है बात सर, बात जा रही है इन्फिनिटी तक।
क्या ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर्ली समझ आया? सर आसान क्वेश्चन था, पर आसान क्यों था? क्योंकि आपको पैरामेट्रिक वर्जन पता था। आसान क्यों था? क्योंकि आपको बाकी सारी बातें पता थी। आपको पता था थीटा इसेंट्रिक एंगल है, आपको ये सारी बारीकियां पता थी, तो आपको ये फॉर्मूला पता था कि इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी निकालते निकालते आपको ट्रिगो के फॉर्मूले पता थे, ट्रिगो के ग्राफ्स पता थे, ट्रिगो की रेंज पता थी। ट्रिगो की रेंज निकालते निकालते आप फंक्शंस और डोमेन में जा सकते हो और वहां पे आप रेंज से डील कर सकते हो। ये सारी बातें जब क्यूमुलेटिवली पता हो तब जाकर आप फाइनली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और इस तरीके से आपसे एक्सपेक्टेड होती हैं सारी चीज़ें। आई होप अब आपको पूरा एजेंडा, होलिस्टिक व्यू क्लियर है कि चीज़ें कैसे करनी है, कैसे होंगी और उन्हें कैसे वर्कआउट किया जाता है। ये हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने हाइपरबोला का डिस्कशन अभी चल रहा है और इसे ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारी चीज़ें देखेंगे और अच्छी क्लैरिटी डेवलप करेंगे सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर absolutely free of cost quality online education platform from kindergarten to 12th standard। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।